माय डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में एनसीईआरटी के सीरीज में पॉलिटी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो अयंत बुक का है। भारतीय संविधान, प्रस्तावना एवं विशेषताएं। इस चैप्टर में है भारतीय संविधान, जिसमें प्रस्तावना एवं विशेषताएं के बारे में बताया गया है। फर्स्ट टाइम इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रस्तावना पर जो विशेषज्ञों के विचार हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर इसमें दिया हुआ है प्रस्तावना या उद्देशिका में वर्णित जो प्रमुख शब्द हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पे व्याख्या किया गया है इन शब्दों का अर्थ क्या है, इसे हमें कैसे पढ़ना है, क्या इसका वैल्यू है, इसके बारे में दिया गया है, तो इसे समझेंगे। उसके बाद प्रस्तावना की उपयोगिताएं क्या है, तो उपयोगिता के बारे में देखेंगे। प्रस्तावना का महत्व समझेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, विशेषताओं के बारे में समझेंगे। और नेक्स्ट है विभिन्न देशों के संविधानों का प्रभाव हमारे देश के संविधान पर क्या पड़ा है, कैसे पड़ा है, इन सब के बारे में जानेंगे। और लास्टली विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, किन किन देशों से हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान को शामिल किया गया है, लिए गए हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस सीरीज़ में बने रहें। ये आप लोगों के लिए, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अफसर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप चाहे स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी की कर रहे हो, दोनों में ही ये काफ़ी मददगार साबित होगा। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को हर कोई, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो एडवांस बुक पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाता है, आप उसे ईजिली समझ पाते हो। तो इसे आप पढ़ना ज़रूरी एकदम अच्छा है, इसे आप पढ़िए। आप बुक भी ले सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ भी आप सीरीज में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट का मिलेगा। आप इसको पढ़ें और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। फर्स्ट हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ, प्रस्तावना प्रियम्बल, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमिका अथवा परिचय। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूमिका अथवा परिचय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्यक्ष रूप से उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से संबंधित है, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव लाया गया था और इस उद्देश्य को प्रस्ताव को पास कर दिया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित भाषण के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया। किसने तैयार? संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में जो दिए गए थे उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जो दिए थे, उसी से संबंधित भाषण के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने प्रस्तावना के प्रारूप पर विचार किया तथा इसमें आवश्यक संशोधन करके संविधान सभा के कार्यों के अंतिम चरण में इसे पारित किया, ताकि यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप हो। संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर एवं अखंडता, इंटीग्रिटी 3 नए शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ तो इसके तहत हमारी प्रस्तावना जो है संविधान की, उसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया। प्रस्तावना का स्रोत जो है अमेरिकी संविधान से है। प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से है? अमेरिकी संविधान से है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। देखिए, प्रस्तावना का स्रोत जो है अमेरिका का संविधान है और प्रस्तावना की भाषा जो प्रभावित है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। तो ये हमें याद रखना चाहिए।
प्रस्तावना में वर्णित जो स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द जो है वो फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द को कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। विश्व के अनेक देशों के संविधानों में प्रस्तावना का उपबंध किया गया है। जैसे कि बहुत सारे देशों में प्रस्तावना का उपबंध किया गया है। यहाँ पे कुछ देशों का नाम लिखा गया है, तो इसे हम देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं जहाँ पे प्रस्तावना का उपबंध किया गया है। तो यूएसए, ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, आइवरी कोस्ट, आयरलैंड तथा पापुआ न्यू गिनी के संविधान में प्रस्तावना को स्थान दिया गया है। यूएसए, ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, आइवरी कोस्ट, आयरलैंड, पापुआ न्यू गिनी के संविधान में प्रस्तावना को स्थान दिया गया है। भारत, दक्षिण कोरिया, आइवरी कोस्ट, आयरलैंड तथा पापुआ न्यू गिनी की प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपुल से होती है। आपको मालूम होगा कि जो हमारे संविधान को प्रस्तावना दिया गया है, उस प्रस्तावना का जो स्टार्टिंग वर्ड है वी द पीपुल। तो ऐसे ही शब्द जो है भारत में तो है ही, दक्षिण कोरिया में भी है, आइवरी कोस्ट में भी है, आयरलैंड में भी है, पापुआ न्यू गिनी की भी प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है वी द पीपुल से ही होती है। अब देखते हैं प्रस्तावना पर जो विशेषज्ञों के विचार हैं, क्या विचार व्यक्त किए हैं, तो इनके बारे में समझते हैं। तो भारतीय संविधान प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी ने यह विचार किया था कि प्रस्तावना उद्देशिका को एक नए राष्ट्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं को परिभाषित करने तक ही सीमित होना चाहिए। प्रारूप समिति के अनुसार प्रस्तावना में संविधान के महत्वपूर्ण मामलों, सामाजिक, राजनीतिक उद्देश्यों तथा वैचारिक संदर्भों को विस्तार से समझाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव का मानना था कि प्रस्तावना उन उद्देश्यों को निर्धारित करती है जो संविधान में संकेतित किए गए हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव थे, उनका मानना था कि प्रस्तावना जो है उन उद्देश्यों को निर्धारित करती है जो संविधान में संकेतित किए गए हैं। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर कहते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसमें एक ऐसा उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। यदि हमारे देश के संविधान प्रस्तावना को अगर कोई पढ़ लेता है तो वो हमारे संविधान का मूल्यांकन कर सकता है कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा। अब देखते हैं प्रस्तावना में उद्देशित जो प्रमुख शब्द हैं उनके बारे में समझते हैं एक एक करके। तो अभी हमने बताया कि जो हमारे देश का संविधान का प्रस्तावना जो है वो हम भारत के लोग वी द पीपुल से स्टार्ट होता है। तो वी द पीपुल इसका क्या मायने है समझते हैं। प्रस्तावना का प्रारंभ जो है हम भारत के लोग से हुआ है। इसका आशय यह है कि संविधान भारत के लोगों के नाम से शुरू हुआ है तथा इसकी शक्ति का अंतिम स्रोत जो है वो भारत की जनता है। हमारे संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? भारत की जनता। भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ है। भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ है? तो भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से हुआ है। समाजवादी, इसका मतलब क्या है? समाजवादी का मतलब समझते हैं। तो समाजवादी शब्द से आशय यह है कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से उत्पन्न होती है। समाज में संपदा जो है सामूहिक रूप से उत्पन्न होती है और समाज में उसका बंटवारा भी समानता के साथ होता है। सरकार जमीन और उद्योग धंधों के अधिकारों से संबंधित कानून इस प्रकार बनाए कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कम हो। प्रस्तावना में इस शब्द का प्रयोग संविधान में समाजवादी दर्शन को सम्मिलित करने के लिए किया गया। इसके द्वारा भारत में लोकतांत्रिक समाज की व्यवस्था की गई है। पंथ निरपेक्षता, इसका मायने क्या है? पंथ निरपेक्षता आई मीन सेकुलर। पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई भी निजी धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्षता का क्या मायने है? राज्य का अपना कोई भी निजी धर्म नहीं है। राज्य किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा या अनुयायियों की संख्या
अनुयायियों की प्रशंसा नहीं करता है, नहीं धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देता है। नागरिकों को, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, व्यवहार करने, इन सब की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया गया है हमारे संविधान के तहत। तो इसके बारे में दिया गया है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ प्रत्येक धर्म को विकसित करने और उन्नति करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। लोकतंत्रात्मक, इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक। लोकतंत्रात्मक का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें सभी नागरिकों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त है। सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है प्रत्येक 5वें वर्ष तथा वह अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह भी है कि यहाँ विधि का शासन होगा। लोकतंत्रात्मक के क्या मायने हैं? तो यह विधि का शासन होगा तथा कोई भी स्वेच्छाचारिता पूर्वक आचरण नहीं कर सकेगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता यह है कि सभी नागरिकों को अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने तथा बिना किसी हस्तक्षेप के अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो। कानून के समक्ष सभी लोग समान माने जाएंगे। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना होगा। सरकार प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। समानता किसी भी प्रकार के विभेद का विरोध करती है। समानता जो है वो किसी प्रकार के विभेद का विरोध करती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है कि इसका अभिप्राय यह है कि एक ऐसी व्यवस्था से इसका अभिप्राय है जहां भारत किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से नियंत्रित पूर्णतया स्वतंत्र है। नियंत्रित नहीं है, यह पूर्णतया स्वतंत्र है, ये किसी के अंडर में नहीं है। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तब इसे प्रभुसत्व संपन्न देश नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वो तो गुलाम हो गया था। लोगों को अपने से जुड़े प्रत्येक मामलों में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। अब जो हमारा देश है वो खुद से अपना डिसीजन ले सकता है, वो किसी के अंडर में नहीं है, उस पर किसी का दबाव नहीं है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार का आदेश नहीं दे सकती है, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है। गणराज्य का मायने क्या होता है? तो गणराज्य का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसका अध्यक्ष या प्रमुख, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, हमारे देश में जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वह जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। राजतंत्र की भांति उसे यह पद उत्तराधिकारी से प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख जो होता है वो सामान्यतः राजा या रानी उत्तराधिकारी के माध्यम से पद प्राप्त करता है, बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमारे देश का मुखिया, हमारे देश का राष्ट्र निर्वाचित होता है। न्याय का अभिप्राय क्या है? तो न्याय का सामान्य अर्थ किसी भी प्रकार के भेदभाव का अभाव तथा सबको उनके उचित अधिकारों की प्राप्ति है। सामाजिक न्याय, इससे अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहां जाति, मत, लिंग, जन्म स्थान, धर्म या भाषा आदि किसी के भी आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव न किया जाए तथा समाज में सभी को समान स्थान व अवसर प्राप्त हो। आर्थिक न्याय, इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति से आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को समान रूप से इच्छानुसार धर्म पालन करने तथा अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। राज्य इन विषयों पर तब तक हस्तक्षेप न करे जब तक कि दूसरों की स्वतंत्रता अथवा अधिकार बाधित न हो। आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, बट आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी स्वतंत्रता किसी की स्वतंत्रता को बाधित न करे।
यदि आप कुछ कर रहे हो और किसी की स्वतंत्रता बाधित हो रही है, किसी को आज़ादी बाधित हो रही है, तो आप पर सरकार, आप पर देश हस्तक्षेप कर सकती है, आपको रोक सकती है। बट आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, किसी की आज़ादी, किसी की स्वतंत्रता छीन नहीं रही है, तो आप बेफिक्र होकर कर सकते हो। अब देखते हैं राष्ट्र की एकता व अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार राष्ट्र के विभिन्न घटकों के में भिन्न भिन्न विचारों तथा भिन्न भिन्न आस्थाओं के बीच परस्पर बंधुता का होना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार जो है, राष्ट्र के विभिन्न घटकों में भिन्न भिन्न विचारों तथा भिन्न आस्थाओं के बीच परस्पर बंधुता की भावना का होना है। बंधुता का अर्थ यह है कि भारत में बंधुता की भावना का आधार व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। बंधुता का अर्थ क्या है? भारत में बंधुता की भावना का आधार जो है वो व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, न कि समाज में उसकी स्थिति। नेक्स्ट, अब समझते हैं प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है। प्रस्तावना की उपयोगिता। प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। अभी हमने समझा स्टार्टिंग में कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का परिचय है, भूमिका है। तो प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का क्या है? संक्षिप्त स्वरूप है। यह संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को, जिसमें संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। के मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। ये आ सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये इसमें मेन पॉइंट्स दिया हुआ है। तो ये बहुत ही बुक यूजफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद है। तो आप सभी इसे अवश्य पढ़ें, इसे अवश्य सुनें। यदि आप बुक ले लेते हो और साथ में रख कर के पढ़ते हो तो अभी बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी आप शांति से बैठ कर सुन सकते हो ये। और फिर उसके बाद आप एडवांस बुक पढ़ें। ओके, तो के मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा था? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं का विवरण है। अब देखते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना का महत्व के बारे में समझते हैं। प्रस्तावना जो है संवैधानिक जटिलताओं को सरल बनाने का प्रकाश स्तंभ है। क्या है? प्रस्तावना संवैधानिक जटिलताओं को सरल बनाने का प्रकाश स्तंभ है। बेरूबाड़ी मामले, किस मामले? बेरूबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि उद्देश्य का यह प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। क्या है? मन की कुंजी है। संविधान की प्रस्तावना उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में मामला हुआ था, तो इसमें अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा वाद विवादों के पश्चात प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया। केशवानंद भारती में 1973 में जब हुआ तो इसमें अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा वाद विवादों के पश्चात प्रस्तावना को संविधान का अंग के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ विशेषताएं अद्वितीय हैं जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से पृथक बनाती हैं। हमारे देश के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अन्य देशों से पृथक बनाता है उसे। नेक्स्ट, तो कौन कौन से ऐसे प्रावधान है इसे समझते हैं। तो विस्तृत संविधान, कौन कौन से, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो हमारे देश का संविधान जो है बहुत लंबा विस्तृत संविधान है। तो भारत का जो संविधान है विश्व के संविधानों में सर्वाधिक विस्तृत है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ एवं 25 भाग हैं। बट मूल रूप से संविधान में इतने नहीं थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। कालांतर में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। नेक्स्ट, लिखित संविधान।
लिखित संविधान। भारत का संविधान जो है लिखित है। यद्यपि यह संविधान लिखित एवं अलिखित दोनों हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर देश का संविधान लिखित ही हो, ये लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, बट हमारे देश का संविधान क्या है? लिखित है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का था, जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। भारतीय जनता द्वारा निर्मित। संविधान का निर्माण भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 1946 से 49 के बीच में एक संविधान सभा द्वारा किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया गया? संविधान सभा द्वारा 1946 से 49 के बीच में किया गया। इससे पूर्व के संविधान जो इस देश में लागू हुए सभी का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया। हमारे देश का जो वर्तमान में संविधान है, इससे पूर्व पहले का जो संविधान था, जो हमारे देश पे कानून चलाते थे, तो वो सभी ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था। अब वो नहीं है। अब हमारा देश का संविधान सभा हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जो बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा हमारा देश संचालित होता है। संप्रभुता। देखिए, भारतीय संविधान को भारत की जनता ने अंगीकृत किया है। भारतीय संविधान किसने अंगीकृत किया है? जनता ने किया है, जिसका तात्पर्य भारतीय जनता में संप्रभुता का निहित होना है। संप्रभुता का अंतर्निहित भाव यह है कि भारतीय जनता किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। भारतीय जनता जो है किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। नेक्स्ट, संसदात्मक व्यवस्था। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है तो समझते हैं। भारत में संसदात्मक व्यवस्था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। कैसा गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। संसदात्मक व्यवस्था में संसद की प्रधानता रहती है और यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यद्यपि केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल के नाम पर शासन चलाया जाता है। केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पर और राज्य में राज्यपाल के नाम पर शासन चलाए जाते हैं। शासन का संचालन वस्तुतः मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। देखिए, भारत के जो संविधान है उसमें संघ राज्य शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। ऐसे तो कहा जाता है कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, बट हमारे देश के संविधान में संघ राज्य शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। ये इसमें कहा गया है संविधान में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संविधान में एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। हमारे देश के संविधान में एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसे संविधान की व्याख्या का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। इसे संघ और किसी एक राज्य अथवा संघ, एक से अधिक राज्यों तथा किसी एक राज्य एवं एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों के संबंध में मौलिक अधिकार प्राप्त है। यदि किसी दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच या फिर केंद्र और राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है, तो उसका निपटारा कहाँ होगा? सर्वोच्च न्यायालय में होगा, और ये उसका मौलिक क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है सुनमनीयता तथा दुष्मनीयता। नम्यता तथा अनम्यता का अनुपम मिश्रण। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें नम्यता एवं अनम्यता दोनों का अनुपम मिश्रण है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि किसी राज्य के नाम परिवर्तन करना हो, सीमा परिवर्तन करना हो, तो ऐसे संशोधन साधारण बहुमत से किए जाएंगे, बट ऐसे संविधान को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनके लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या के पूर्ण बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता के साथ कुल राज्यों में से आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पुष्टि आवश्यक होती है, जैसे कि संविधान की संघीय प्रकृति से संबंध, कोई संशोधन आदि। संविधान के शेष सभी संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या के पूर्ण बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार। संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ आधारभूत अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक के जीवन के लिए आधारभूत है, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है।
वर्तमान में नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार सहित कुल 7 मूल अधिकार थे। जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ तो उस टाइम 7 मूल अधिकार थे, बट अभी 6 मूल अधिकार ही प्राप्त हैं नागरिकों को। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमाने और निरंकुश प्रयोग से बचाते हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत के बारे में समझते हैं। तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवरण दिया गया है। इन्हें संविधान के चौथे भाग 4 में शामिल किया गया है। ये तत्व देश में न्याय संगत समाज की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों को संविधान द्वारा दिए गए निर्देश हैं। किसको दिए गए निर्देश हैं? राज्य, केंद्र और राज्य की सरकारों को संविधान द्वारा दिए गए निर्देश है कि उन्हें अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए क्या करना चाहिए। इसका प्रधान कहाँ किया गया है? तो चौथे भाग में, संविधान के भाग 4 में। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस टाइम मौलिक कर्तव्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, शामिल किए गए। मूल कर्तव्यों की सूची में 11 मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। देखिए, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तो उस टाइम संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। फिर जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में तो इसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में वर्णित 11 मूल कर्तव्यों की सूची द्वारा प्रत्येक नागरिक से यह आशा की जाती है कि वह अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के अनुसार इन कर्तव्यों का पालन करेगी। तो इस टाइम वर्तमान समय में हमारे देश के संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। संविधान द्वारा देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है उसे मतदान करने तथा केंद्र, राज्य और स्थानीय सभी स्तरों पर सरकार के निर्वाचन में भागीदारी का अधिकार प्राप्त है। हमारे देश के संविधान में चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी हो, अगर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तो उसे मतदान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। उसे अधिकार है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। इकहरी एवं एकल नागरिकता। इकहरी या एकल नागरिकता, तो भारत का जो संविधान है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है। भारत में दोहरी नागरिकता, एक देश की और दूसरी राज्य की नागरिकता का प्रचलन नहीं है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है कि वहाँ पर एक देश की नागरिकता भी होती है और एक राज्य की भी नागरिकता होती है, यानी दोहरी नागरिकता होती है। बट हमारे देश में ऐसा प्रावधान नहीं है। न्यायिक समीक्षा। संविधान जो है संघीय और राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों तथा संघीय और राज्य की कार्यपालिकाओं के क्रियाकलापों की न्यायिक समीक्षा करने की व्यवस्था करता है। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप शासन के दोनों अंग विधायिका तथा कार्यपालिका पूर्ण सावधानी से कार्य करते हैं। देखिए, हमारे देश के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, यह न्यायालय जो है वो कार्यपालिका के कार्यों का समीक्षा करेगी। यदि कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बना देती है, कोई ऐसा रूल्स बनाती है जो हमारे देश के नागरिकों के लिए सही नहीं है, उनके अधिकारों का हनन करता है, तो इस समीक्षा के तहत उस प्रावधान को, उस संशोधन को रद्द कर देगी न्यायपालिका। तो यही कहा गया है कि संविधान जो है संघीय और राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों तथा संघीय और राज्य की कार्यपालिकाओं के क्रियाकलापों की न्यायिक समीक्षा करने की व्यवस्था करता है। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप शासन के दोनों अंग विधायिका या कार्यपालिका पूर्ण सावधानी से कार्य करते हैं तथा अपनी सत्ता का उपयोग स्वेच्छाचारिता पूर्वक नहीं कर सकते। वो मनमानी नहीं कर सकती कि जो मन में आया वो करते जा रहे हैं, तानाशाही नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल,
राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में इसके प्रावधान किए गए हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत, तथा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 की व्यवस्था है। हमारे देश के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं। एक है राष्ट्रीय आपात, फिर नेक्स्ट है संवैधानिक तंत्र की विफलता तथा वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात का प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 में मिलेगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में अगर देखना हो तो अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपात 360 की व्यवस्था की गई है। 360 में इसकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है स्वतंत्र अभिकरण या निकाय। तो संविधान में कुछ स्वतंत्र अभिकरणों की व्यवस्था की गई है जो उन्हें दिए गए कार्यों को संपादित करते हैं। संविधान में जिन अभिकरणों की व्यवस्था की गई है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में समझते हैं। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, यह संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करता है। हमारे देश में जो निर्वाचन आयोग है यह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करता है। इस संस्था को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि वो स्वतंत्र रह करके अच्छे से काम कर सके। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह संघ तथा राज्यों के वित्त एवं लेखा की देखरेख करता है तथा उनको नियंत्रित करता है। संघीय और राज्य लोक सेवा आयोग, ये क्रमशः केंद्रीय और राज्य सरकारों की उच्चतर सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षाओं का संचालन एवं उनका साक्षात्कार करते हैं तथा उनकी नियुक्ति के लिए संस्तुतियाँ देते हैं। क्या कहते हैं? जो संघीय और राज्य लोक सेवा आयोग है, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, तो ये क्रमशः केंद्रीय कमीशन जो है केंद्रीय और राज्य सरकारों की उच्चतर सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षाओं का संचालन करता है, उनका साक्षात्कार करता है तथा उनकी नियुक्ति के लिए संस्तुति, उन्हें नियुक्त नहीं करता, नियुक्ति करना सरकार का काम है, उनको नियुक्ति के लिए संस्तुतियाँ करता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण, अब इनके प्रावधान देते हैं कौन कौन से हैं जो एकात्मक लक्षण हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, अवशिष्ट विषय। देखिए, अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का केंद्र सरकार का अधिकार है। समवर्ती सूची के संबंध में केंद्र को अधिक शक्ति दिया गया है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संकट काल, आपातकाल की अवधि में देश का शासन वस्तुतः एकात्मक हो जाना। देखिए, अवशिष्ट विषय को केंद्र को सौंपा गया। समवर्ती सूची में भी जो प्रावधान है, अगर उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का ही कानून टकराव अगर होता है तो केंद्र का कानून को ज़्यादा प्रभावकारी माना जाता है, ज़्यादा वैल्यू होता है कि केंद्र को ही मान्य होगा। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि केंद्र के द्वारा की जाती है। संकट काल, आपात स्थितियाँ जब आती हैं तो उस टाइम राज्यों की जो सारे पावर्स हैं वो केंद्र के हाथों में चली जाती है। तो ये क्या है? एकात्मक व्यवस्था है। प्रोफेसर केसी हियर ने भारतीय संविधान को एक अर्धसंघीय संविधान कहा। इस प्रकार भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, तथापि इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। इसका अर्थ है कि शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार के पक्ष में है। विभिन्न देशों के संविधानों का प्रभाव। अब देखते हैं हमारे जो विभिन्न देशों के संविधानों से कुछ जो लिए गए हैं उनका प्रभाव क्या पड़ा है, अन्य देशों के संविधानों का हमारे देश के संविधान पर प्रभाव क्या पड़ा है, इसके बारे में समझते हैं। तो भारत का जो संविधान है इस अर्थ में अद्वितीय है कि इसके निर्माण में विश्व के अनेक संविधानों का सहारा लिया गया। लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ने के पश्चात हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपातकालीन व्यवस्थाओं पर जर्मनी का प्रभाव है। विधायी शक्तियों का जो वितरण होता है वो कनाडा के संविधान से। संसदीय संस्थाओं का जो है वो ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।
तो आइए अब समझते हैं, देखते हैं कि किन देशों के संविधान से कौन कौन से प्रावधान हमारे देश के संविधान में शामिल किए गए हैं। ब्रिटिश के संविधान से चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। आप लोगों को मालूम होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो ये प्रावधान भी जो है आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में शामिल किए गए हैं। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान। कनाडा के संविधान से एक अर्धसंघीय संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये कहाँ से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उपजापान के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपात उपबंध के दौरान जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है, इसे जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, बहुत सारे प्रावधान जो है अधिकतम कहिए तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किए गए हैं। संघीय तंत्र, हमारे देश का जो संघीय तंत्र है, राज्यपाल का कार्यालय, इन सबको भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण, ये सभी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, हमारे देश के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। सोवियत संघ जो पूर्व संविधान से क्या लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य यहाँ से लिया गया है और प्रस्तावना में न्याय का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदर्श, ये सभी सोवियत संघ से लिए गए हैं। हमारा जो प्रस्तावना में है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शब्द जो है ये कहाँ से, सोवियत संघ से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिए गए हैं। तो समवर्ती सूची यहाँ से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को यहाँ से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, इसे भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाए जाते हैं, यह भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो ये सारे थे। अब देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो यहाँ से भी अधिक लिए गए हैं, देखते हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला सरकार का संसद। देखिए हमारे देश में क्या होता है कि जिसको अधिक मत मिलेगा वो चुनाव जीत गया, ऐसा माना जाता है, ऐसा ही होता है। तो ये जो प्रावधान है ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संसदीय स्वरूप को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कानून के शासन का विचार भी ब्रिटेन के संविधान से। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, जैसे कि हमारे देश के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, इसे भी ब्रिटेन के संविधान से। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ, परमाधिकार लेख, इसे भी ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली एवं द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से। इतने सारे प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से। फिर से एक बार देखते हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका,
कानून निर्माण की विधि, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं नियुक्तियाँ, परमाधिकार लेख, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सभी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब देखते हैं जो अतिरिक्त तथ्य दिया गया है इसमें तमिलनाडु बोर्ड एवं NIOS से जो शामिल किए गए हैं इसमें इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। और भी इसका भारतीय संविधान के प्राथमिक स्रोत जिन्होंने इसे प्रेरित किया वे निम्न है। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत सारे प्रावधान को शामिल किया गया है। तो संघवाद, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सभी को कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर से एक बार देखते हैं। संघवाद, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक व्यवस्था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों में दो प्रकार से व्यवस्था करती है। एक प्रशासन की संरचना के बारे में तथा दूसरी स्वतंत्र भारत द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आदर्शों के विषय में। यही कारण है कि संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना की कुंजी माना जाता है। योजना आयोग मार्च 1950 में स्थापित हुआ था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में, जो न तो संसद के किसी कानून द्वारा स्थापित हुआ और न ही संविधान के किसी हिस्से में वर्णित है। यह मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तावित हुआ था। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि योजना आयोग संवैधानिक निकाय है, तो जी नहीं, क्योंकि यह संविधान के हिस्से में वर्णित भी नहीं है और ये संसद के किसी कानून द्वारा स्थापित नहीं हुआ है, बल्कि मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित हुआ है। तो ये चैप्टर 3 था NCERT पॉलिटी सीरीज में। पॉलिटी का चैप्टर 3 आज इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। अब MCQ भी देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी देखेंगे। आप इसे 1-2 बार सुने। अगर एक बार में अच्छी समझ में नहीं आती है, नहीं क्लैरिटी हो पाती है, तो 2 बार 3 बार सुनिए और बुक भी पढ़िए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर गए। भारत के संविधान जो उद्देशिका एवं प्रस्तावना है, इसे यहाँ पे हम छोड़ दिए, नहीं पढ़ पाए, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को, जैसे कि पहले हम पढ़ा इसको कि जो हमारे देश का संविधान का प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग वी द पीपल से स्टार्ट होता है। तो देते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप सभी इस प्रस्ताव को याद कर लें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन UPSC एंड फिशेस दोनों में ही आते हैं। तो आप सब इसे अच्छे से याद कर लें। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस सीरीज में आपको सभी चैप्टर पॉलिटी का चल रहा है, अब हिस्ट्री का भी स्टार्ट होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस का भी मिलेगा, जिसमें नोट्स एंड MCQ दोनों रहेंगे। तो इस सीरीज के साथ कंटिन्यू बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।